गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बिहार स्पेशल के एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ ही साथ आज़ादी के दौरान होने वाले विभिन्न आंदोलनों के बारे में, इनके महत्वपूर्ण आंदोलनकारी व्यक्तियों के बारे में। पूर्व में भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाया गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके अवश्य देख लें। इस एमसीक्यू में रिमेनिंग महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। प्रश्न है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सर अली इमाम, ए होगा। बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ने 9 मई 1930 को परिपत्र पारित करके सभी शाखा समितियों के विदेशी वस्त्रों तथा नशीले पदार्थों की दुकान पर 16 मई 1930 से धरना देने का कार्य शुरू करने का आदेश दिया। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा एवं केवी दत्त उपाध्यक्ष बनाए गए। तो इस प्रकार से सर अली इमाम इसके अध्यक्ष होंगे। उत्तर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, बिहार सहित पूरे देश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने व नमक कानून तोड़ने के लिए 6 फरवरी 1930 को तिथि निर्धारित की गई। फिर है, बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह चंपारण व सारण में प्रारंभ हुआ। फिर है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया। तो हमें यहाँ पर गलत ऑप्शन को चूज करना है, उसका चयन करना है। तो बोला गया है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार प्रांत का दौरा किया। सर्वप्रथम चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में 2 फैक्ट्स उभर के आ रहे हैं। पहला तो है, जवाहरलाल नेहरू ने नमक सत्याग्रह के दौरान कब बिहार का दौरा किया? तो 31 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 1930 होगा। फिर सर्वप्रथम चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। याद रखना, सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो चंपारण में और सारण में। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा में नमक सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। पटना सत्याग्रहों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी जुड़े थे। मुंगेर जिले में सत्याग्रहों का नेतृत्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा ने किया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन है 1 और 2, है ना। 1 और 2 को सही माना गया है। सत्यनारायण सिंह दरभंगा से और पटना के सत्याग्रहों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने भूमिका निभाया। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में गलत बोला गया है, इनका संबंध मुंगेर से नहीं था। इसकी चर्चा करते हैं। बिहार से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से संबंधित योजना की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा में नमक सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। पटना सत्याग्रहों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी जुड़े हुए थे। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा का संबंध मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहों से था, है ना। तो इस प्रकार से किस जिला से किनका संबंध था उसे भी हमें याद रखना है। मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रहों ने नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर नंगी हड़ताल हुई? तो उत्तर होगा छपरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी। स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराने पर उन्होंने जेल में नंगा रहने का निश्चय किया। इसे ही नंगी हड़ताल कहते हैं। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? तो छपरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो यहाँ पर बोला गया है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि बिरहपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था और बिरहपुर सत्याग्रह के समय भागलपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्रनाथ मुखर्जी थे। ये दोनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिरहपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था। बिरहपुर में अंग्रेजों का दमन चक्र बहुत कठोर था। यहाँ के कांग्रेस ने अंग्रेजों के ऑफिस पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद को अपने सहयोगियों के साथ पटना के बिहपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ मैं बिरहपुर बोल रहा हूँ, बिहपुर होगा।
बिहपुर सत्याग्रह के समय भागलपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्रनाथ मुखर्जी थे। राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद एवं अनंत प्रसाद आदि स्वयंसेवियों के साथ बिहपुर पहुंचे थे। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिला में चौकीदारी कर बंदी व सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो उत्तर होगा चंपारण। उपर्युक्त सभी जिलों में चौकीदारी कर बंदी चलाया गया था, परंतु चौकीदारी कर बंदी का सर्वाधिक प्रभाव चंपारण जिला में दिखाई दिया। सुगौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगपट्टी, मझौलिया थाने इसके सर्वाधिक प्रभावित जिले थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारापुर गोलीकांड जो 15 फरवरी 1932 को घटित हुई किस जिले से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मुंगेर। 15 फरवरी 1932 ईस्वी को मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर में कुछ कांग्रेस कर्मियों ने स्थानीय थाना के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। इसी समय पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दिया, जिसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं 100 व्यक्ति घायल हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मुरली मनोहर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो उसका उत्तर होगा हजारीबाग जेल। राजेंद्र प्रसाद को छपरा में 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 माह की सजा हुई और हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इस प्रकार से इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया? तो इसका उत्तर होगा दीपनारायण सिंह। प्रश्न है, बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग जेल से। इसे गिरफ्तार कुछ नेताओं ने हजारीबाग जेल से बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका उन्होंने निकालना शुरू किया था। कब? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। प्रश्न है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 18 मई 1934 को। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 मई 1934 ईस्वी को गांधी जी के सुझाव का पूर्ण समर्थन किया और आंदोलन स्थगित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है, समुद्री तट के अभाव में बिहार में नमक सत्याग्रह के बदले चौकीदारी कर बंदी का आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा तीसरा है, हसन इमाम की पत्नी व पुत्री ने सवज्ञा आंदोलन में से पृथक रहीं। तो इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है पृथक रहीं, ये पृथक नहीं थी, ये भी शामिल थी। 1, 2 है, पटना में 1930 में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा अली इमाम। बिहार में पटना में मई 1930 ईस्वी को स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष सर अली इमाम थे। हसन इमाम इसके मुख्य सचिव थे। अगर पूछ दे सचिव कौन थे तो हसन इमाम तथा बलदेव सहाय थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर होगा भागलपुर के दीपनारायण सिंह थे, है ना। इसका उत्तर होगा दीपनारायण सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है, बिहार के अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग कहाँ के थे? तो रेवती नाग ढाका अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ थे। वह बिहार के भागलपुर में सक्रिय थे। तो ये उत्तर होगा डी। प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गुप्त केंद्र बिहार में कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा छपरा। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक गुप्त केंद्र छपरा में खोला गया था। इसके प्रमुख नेता रामदेनी सिंह ने इस केंद्र को संचालित करने के लिए धन संग्रह करने हेतु साथियों के प्रयास से 1931 में हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किस रेलवे स्टेशन पर डाका डालने का प्रयास किया? तो ये उत्तर होगा हाजीपुर स्टेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें।
पहला है फणींद्र नाथ घोष, जो 1932 के लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गया था, बिहार का क्रांतिकारी था। दूसरा है वैकुंठ शुक्ल व चंद्रमा सिंह ने सरकारी गवाह बने फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी। फिर है वैकुंठ शुक्ल को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें से 1 और 2 को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है, जिसे हम लोग चर्चा करते हैं। फणींद्र नाथ घोष बिहार का रहने वाला क्रांतिकारी था, जो 1932 लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह बन गया था। वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह ने सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की बेतिया में, है ना, उसकी दुकान पर क्रांतिकारी वैकुंठ शुक्ल को सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने के अपराध में जेल में 1933 ईस्वी में फांसी दी। ये फांसी कहाँ दी गई थी? तो गया के जेल में। ऑप्शन में दिया हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल में, इस कारण से ये ऑप्शन गलत था। प्रश्न है, गया षड्यंत्र केस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से सही विकल्प माना गया है केवल एक, गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 ईस्वी को हुआ था। बाकी इसमें कुछ 11 व्यक्तियों की सजा हुई थी, ये गलत है। गया षड्यंत्र केस में सभी 11 अभियुक्त बिहार के थे, ये भी गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, गया षड्यंत्र केस की घटना जनवरी 1933 ईस्वी को हुई थी, जो बिहार क्रांतिकारियों के संबंध थे। इसमें कुल 18 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें 16 व्यक्तियों को विभिन्न अवधि की सजा हुई थी। तो उत्तर में होगा 16 व्यक्तियों की सजा हुई थी। फिर है कि गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार 18 व्यक्तियों ने 3 संयुक्त प्रांत के तथा 15 संयुक्त बिहार के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था 18 व्यक्तियों की सजा हुई, जो गलत है, होगा 16 व्यक्तियों की सजा। और सभी 18 अभियुक्त बिहार के थे, ये गलत होगा। इसमें से 15 अभियुक्त बिहार के थे। प्रश्न है, सही सुमेलित करें। तो इसका उत्तर यहाँ डी बताया गया है। 1 का सुमेलन का किया गया है 3 से। दशेर कथा, सखाराम गणेश देवस्कर, द मदरलैंड, ठाकुरदास, पटना भवानी मंदिर, भूपेंद्र नाथ दत्त, और माँ की पुकार होगा मुजफ्फरपुर। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। दशेर कथा एक क्रांतिकारी पुस्तक थी, जिसकी रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने की थी, है ना। यह पुस्तक बंगला में लिखी गई थी। बाबाजी ठाकुरदास ने 1906-7 में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, दशेर कथा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो बांग्ला भाषा में। और द मदरलैंड क्या था? तो ये पुस्तक थी, है ना, ये समाचार पत्र था। ये क्या था? ये एक समाचार पत्र था। उन्होंने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। बिहार में इन्होंने क्या किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, सोसाइटी की। फिर है भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर की स्थापना की थी। पटना में जो है भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर की स्थापना की। उन्हें पटना के वकीलों, छात्रों एवं शिक्षकों से भी प्रोत्साहन मिला था। फिर है माँ की पुकार नामक क्रांतिकारी पुस्तिका मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित होता था, है ना। तो ये भी हमें याद रखना है, ये पुस्तिका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो रत्नाकर प्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर में था, वहाँ से प्रकाशित होता था। इसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण बल्लभ सहाय। मनीन्द्र नारायण राय ने पटना में 1927 ईस्वी को पटना युवक संघ की स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो मनीन्द्र नारायण राय। इसकी सहायता फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय थे। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के कार्य में लगे थे। काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड से वापस आए तो सरकार उन्हें क्रांतिकारी मानने लगी। फिर है बिहार में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बी को सत्य माना गया है, जिसमें से सभी हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यदुनाथ सरकार और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों इतिहासकार थे। यदुनाथ सरकार क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन करते हुए बक्सर में युवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था किए थे। कहाँ व्यवस्था किए थे? तो बक्सर में। फिर है काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड से बिहार में 1909-10 को लौटे
तो सरकार उन्हें क्रांतिकारी मानती थी। फिर है बिहार में 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। पूछ देगा अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब हुई थी बिहार में, तो उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, श्रमिकों को समर्थन देना, मजदूरों को समर्थन देना, राजनीतिक बंदियों के साथ किए जा रहे अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना। तो इसका उत्तर सभी होगा 1, 2, 3, 4। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में बुलाई गई सभा बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबद्ध नेता सभा में सम्मिलित हुए थे। इसी सभा में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी सभा में किसकी स्थापना की गई थी, तो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। फिर बताया गया है इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पूछ देगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में दे देगा जयप्रकाश नारायण, जो कि गलत होगा। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नारायण देव, सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इनके अन्य सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर आदि। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं भारतीय कांग्रेस पार्टी दोनों का एक समान उद्देश्य था कि भारत के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष किया जाए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी श्रमिकों, मजदूरों एवं राजनीतिक बंदियों के साथ किए जा रहे अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करती थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार छात्र संघ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार छात्र संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1934 को की गई थी। बिहार छात्र संघ के प्रथम सचिव के पद पर विश्वनाथ प्रसाद व अध्यक्ष के पद पर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है, तो इसमें से 2 को माना गया है कि ये कथन असत्य है ना, बाकी इसे सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिहार के समाजवादियों ने 8 दिसंबर 1937 ईस्वी को बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में एक सभा बुलाई। इसी सभा में छात्र संघ की स्थापना की। बिहार छात्र संघ के सचिव के पद पर विश्वनाथ प्रसाद की नियुक्ति की गई, न कि इनाम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। निम्न में से किस समाजवादी नेता की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1937 को अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया, तो इसका उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। समाजवादी नेता रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1937 को यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। इसमें छात्रों को राजनीति से जोड़ा गया। प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका गठन 1934 में हुआ था। रामवृक्ष बेनपुरी इनके संस्थापक सदस्य थे। यदुनंदन शर्मा का संबंध इससे था। सोशलिस्ट पार्टी का संबंध इससे था। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें से कहा गया है कि 1 और 3 का संबंध इनसे नहीं है। यहाँ पर 1 और 3 का संबंध नहीं है, बाकी बात 2 का संबंध है और 4 का संबंध इससे है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी को हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी इसके संस्थापक सदस्य थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। यदुनंदन शर्मा किसान सभा से संबंध थे, अतः 1 और कथन 3 असत्य है। यहाँ पे 1 में क्या कहा गया है, इसका गठन 1931 को हुआ था, जो गलत होगा। यहाँ पर होना चाहिए था ये इसका गठन 1934 दिया गया है, जबकि यहाँ होना चाहिए 1931। और यदुनंदन शर्मा का संबंध इससे था, जो कि गलत है। यदुनंदन शर्मा का संबंध किसान सभा से था। बिहार विधानसभा का चुनाव किस अधिनियम आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया? पहला है क्रिप्स मिशन की अनुशंसा, दूसरा है साइमन कमीशन की अनुशंसा, तीसरा है गांधी इरविन समझौता और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। पूछ देगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, तो याद रखें जनवरी 1937 को। अगला प्रश्न है पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इसकी स्थापना 1935 को हुई।
1937 के विधानसभा चुनाव में संघ मुस्लिम लीग साथ था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर सिर्फ एक को सही माना गया है, दो को गलत माना गया है। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। पिछड़ा वर्ग संघ नामक संगठन की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। 1937 के विधानसभा में यह संघ कांग्रेस के साथ थी। 1937 के बिहार विधानसभा के समय त्रिवेणी संघ नामक पार्टी हुई। यह पार्टी ग्वाला, कुर्मी, कोयरी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर। इस प्रकार से ऑप्शन 2 गलत है। यह संघ मुस्लिम लीग के साथ थी, जो गलत था। यह संगठन कांग्रेस के साथ थी, न कि मुस्लिम लीग के साथ। प्रश्न है, बोधगया मंदिर जांच समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो उत्तर होगा 1924 ईस्वी। 1924 में बिहारी छात्र सम्मेलन को उसके पुराने ढांचे पर पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इस संबंध में अप्रैल 1924 के एक प्रारंभिक सभा में राजेंद्र प्रसाद ने नेताओं को देशभक्ति की भावना विकसित करने, स्वदेशी विकसित करने, स्वदेशी धारणा रखने एवं खादी अछूतोद्वार तथा रात्रि पाठशालाओं में अछूतों की शिक्षा आदि कामों हेतु अपने को उत्सर्ग करने का आग्रह किया। कांग्रेस और हिंदू महासभा के आदेशानुसार 1924 ईस्वी में बोधगया मंदिर जांच समिति की नियुक्ति की गई। डॉक्टर के.पी. जायसवाल, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और राम उदार दास, बाद में राहुल संकृतायन इसके अध्यक्ष थे, सदस्य थे। यह है बोधगया जांच समिति के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन। फिर है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। गांधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 में होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन में उपस्थिति से प्रारंभ हुई। फिर है, पुरुलिया में हुई इस बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता मौलवी मोहम्मद जुबैर ने की थी। इसी दौरान गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 1, 2 और 3, ये सभी सत्य हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। अब चूंकि ये प्रश्न गांधी जी से संबंधित है तो इनसे कई फैक्ट्स भी बन के आएंगे, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दिया गया है, गांधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 को 3 दिनों तक होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन में उनके आने के साथ शुरू हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मौलवी मोहम्मद जुबैर ने की थी। पुरुलिया में गांधी जी को हो, मुंडा तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में गए। झारखंड में भ्रमण करने के बाद गांधी जी गया होते हुए पटना पहुंचे। पटना में गांधी जी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी देखने गए। कहाँ गए थे? अगर लाइब्रेरी की चर्चा कर दे तो ये होगा खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी का मुख्य काम अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन करना था। पटना से वे भागलपुर गए और वहाँ की एक विराट सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। कहाँ किया था सभा को संबोधित? भागलपुर में। भागलपुर में प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में भी उन्होंने भाषण दिया। इसके बाद गांधी जी बांका, देवघर, खड़गहेरा आदि स्थानों पर गए। गांधी जी 1925 ईस्वी को बिहार यात्रा हाजीपुर में समाप्त हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीरादेई ग्राम को राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली होने के कारण किसने उसे तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी की दूसरी यात्रा 11 जनवरी 1927 को शुरू हुई। डाल्टनगंज से प्रस्थान करने के गांधी जी गया पहुंचे तथा पटना होते हुए 27 जनवरी 1927 को मुजफ्फरपुर गए। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के छात्रों को खादी पहनने तथा ब्रह्मचर्य पर बल देने को कहा। मुजफ्फरपुर से गांधी जी मोतिहारी के लिए रवाना हुए। इसी समय उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, कस्तूरबा बाई, श्रीमती प्रभावती देवी थी। मोतिहारी से गांधी जी छपरा गए तथा रात्रि में जीरादेई में विश्राम किया। उन्होंने जीरादेई को राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण तीर्थ स्थान की संज्ञा दी। इसे याद रखना है ना, तीर्थ स्थान की संज्ञा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर है, छपरा से वह दरभंगा गए तथा वहाँ से डाल्टनगंज चले गए। अपनी खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, है ना। इस प्रकार से दरभंगा जिला की उन्होंने महत्व बताया। निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। खादी भंडारों के कारण दरभंगा महात्मा गांधी जी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था। दूसरा है, जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने
दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपये इकट्ठी की थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम का आरंभ 1921 में हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से दिया गया है डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन में है, दरभंगा को अपने खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान कहा गया है ना। किस कारण से? खादी भंडारों के कारण। स्वराज अधिकोष से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक धन राशि प्राप्त करके बिहार में खादी कार्य 1921 में शुरू हुआ। आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना एवं बिहार में उसकी एक शाखा खोली गई। खादी उत्पादन के लिए बिहार में दरभंगा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम का आरंभ 1921 में हुआ था। जनवरी 1927 के लिए बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपये इकट्ठी की थी। इस कारण से सभी कथन सही हैं। प्रश्न है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। उत्तर होगा श्री राम विनोद सिंह ने। प्रश्न है, बिहार में खादी की सर्वाधिक प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? तो उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में बिहार के विभिन्न स्थानों पर खादी प्रदर्शनियां लगाई गई थी। इसी प्रदर्शन की पहली प्रदर्शनी बिहार विद्यापीठ में लगाई गई। पूछ देगा, खादी की पहली प्रदर्शनी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कहाँ लगाई गई? तो बिहार विद्यापीठ में लगाई गई, जिसका उद्घाटन कोलकाता खादी प्रतिष्ठान के सतीश चंद्र दास गुप्ता ने किया था। जबकि इसकी दूसरी प्रदर्शनी हुई थी पटना के बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट में। इसका उद्घाटन सिंध के साधु वासवानी ने किया था। फिर है कि अगस्त 1926 में लहरियासराय की खादी प्रदर्शनी का प्रदर्शन राजेंद्र प्रसाद ने तथा देवघर की प्रदर्शनी का जमनालाल बजाज ने उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। लीड्स मैनिफेस्टो क्या था? तो ये है साइमन कमीशन के विरुद्ध सभी दलों के नेताओं का घोषणा पत्र। संवैधानिक सुधारों के लिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में भारी रोष प्रकट किया गया। आयोग के केवल अंग्रेजी सदस्य होने के कारण विभिन्न राजनीतिक संगठनों इसे आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत की अवमानना समझा गया और 16 नवंबर 1927 को लीड्स मैनिफेस्टो यानी कि नेताओं की घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न को देखा, जिनमें से 98 विजयी रहे। मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 7 कांग्रेस प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें सभी ने जीत दर्ज की। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर होगा बी। इनमें से केवल एक सत्य है। इसकी चर्चा करते हैं कि 1937 में के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 152 सीटें ही थी। ये सही माना गया है। इसके अलावा 2 और 3 को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत विभिन्न संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में कांग्रेस की भारी जीत हुई। 107 कांग्रेस प्रत्याशियों में से 98 कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। पटना प्रमंडल के आयुक्त के अनुसार इस चुनाव में 70% मतदान हुआ था। मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 7 कांग्रेस प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 5 प्रत्याशी जीत हासिल किए। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 के साथ साथ बिहार विधान परिषद का भी चुनाव हुआ। फिर कहता है, बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में महिला निर्वाचक मंडलों की संख्या 7 थी। तो इसमें से ये सही है और इसे गलत माना गया है, क्योंकि महिला निर्वाचक मंडलों की संख्या 7 ना होकर के 4 थी, है ना। इसे
सत्य कथन एक होगा, ना कि 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, बिहार में विधानसभा के चुनाव में महिला निर्वाचक मंडलों की संख्या 4 थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1937 में बिहार विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में विधानसभा के अप्रत्यक्ष रूप से कितने कांग्रेसी निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर होगा 8। बिहार विधान परिषद चुनाव 1937 विधानसभा में 8 कांग्रेसी प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन कथन सत्य नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचक मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किए। 1937 में बिहार का राज्यपाल एम.जी. हैलेट था। हैलेट द्वारा सरकार बनाने के लिए बिहार कांग्रेस को दिए गए निमंत्रण को बिहार कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया। इस अस्वीकृति का मुख्य कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के से सरकार बनाने की अनुमति ना मिलना था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसकी चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यों को की बहुमत प्राप्त कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी, परंतु शर्त यह थी कि राज्यपाल आश्वासन दे कि वे मंत्रियों को वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्यपाल के द्वारा ऐसा आश्वासन देने से इनकार कर दिया गया, जिससे बिहार कांग्रेस ने सरकार बनाने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया। तो ये यहाँ पर मुख्य कारण था राज्यपाल का हस्तक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल 1937 किसके नेतृत्व में बना था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद यूनुस। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसे देख लें। प्रश्न है, बिहार में किस दिन राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया? उत्तर होगा 10 अगस्त 1929। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में उस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र राष्ट्रीय झंडे के साथ शामिल हुए। गुलजार बाग में सभा की अध्यक्षता करने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रभावशाली भाषण में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान की भावना जागृत एवं विकसित करने की श्रोताओं से अपील की। राजेंद्र प्रसाद के पटना सिटी में आयोजित दूसरी सभा में चले जाने के कारण गुलजार बाग सभा का सभापतित्व आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने किया। इसी सभा में पंजाब के भूख हड़तालियों से साहस एवं वीरता की प्रशंसा, उनकी न्यायोचित मांगों को सही मानने के लिए सरकार की निंदा विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये था बिहार स्पेशल से जुड़े महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे बिहार की स्थिति, परिचय, भूगर्भीय संरचना, भौगोलिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, बिहार की मिट्टियाँ इत्यादि को। तो अभी तक आप वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।